हम लोग दोस्तों तरंगों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार तरंग क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, तरंग किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी बातों के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तरंग क्या है। तरंग के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विभोक्ष को तरंग कहते हैं दोस्तों। ये सब बात आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। तरंग द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा तथा विभोक्ष के पैटर्न की सूचना का संचारण होता है। तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला यांत्रिक तरंग और दूसरा चुंबकीय तरंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यांत्रिक तरंग के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो ये तरंग जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है दोस्तों। अतः किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो माध्यम के कणों के भौतिक स्थानांतरण या समूचे द्रव के प्रवाह के बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करते हैं, यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारा उदाहरण दिया गया है कि कौन कौन यांत्रिक तरंग है। चलिए हम उन तरंगों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंगे, जल तरंगे इत्यादि, ये सब जो तरंगे हैं, ये सब तरंगे दोस्तों यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग के संचरण का माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के दो गुण पर निर्भर करता है। सबसे पहले माध्यम की प्रत्यवस्था और माध्यम का जड़त्व। यहाँ पे दोस्तों जो यांत्रिक तरंग है वो दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, माध्यम की प्रत्यवस्था दोस्तों और माध्यम का जड़त्व, ये दोस्तों यांत्रिक तरंग के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बातों को जानने के लिए मिला। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण जानकारियां को दे देते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि किसी माध्यम का जो घटक है उस संचरण की दिशा में दोस्तों लंबवत कंपन करे, मतलब जहां भी संचरण हो रहा है उस संचरण की दिशा में अगर दोस्तों लंबवत कंपन करता है तो उस तरंग को दोस्तों हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं दोस्तों। चलिए अनुप्रस्थ तरंग के बारे में कुछ और जानकारियां हम आप लोगों को बता देते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में दोस्तों माध्यम के कणों का माध्यम स्थिति को एक और अत्यधिक विस्थापन को तथा दूसरी ओर अत्यधिक विस्थापन को गर्त कहते हैं। श्रृंग और गर्त तरंग संचरण के साथ इसकी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता हो। अतः अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में एवं तनाव युक्त डोरियों या द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि
अनुप्रस्थ तरंग के बारे में दोस्तों हमने आप लोगों को जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता दिया। अब हम बताएंगे दोस्तों आप लोगों को अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में दोस्तों जानकारी देते हैं। तो यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंग के अनुदैर्ध्य तरंगों को संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं वे स्थान संपीड़न, जबकि वे स्थान जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा दूर दूर होते हैं उसे हम लोग विरलन कहलाता है दोस्तों। ये बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हम बताते हैं कि संपीड़न के स्थान पर माध्यम का दाब व घनत्व सामान्य की अपेक्षा अधिक और विरलन के स्थान पर दाब और घनत्व सामान्य की अपेक्षा कम होती है दोस्तों। चूंकि अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न विकृति से संबंधित है, वे ठोसों तथा तरलों दोनों में संचरण कर सकती है। अतः स्टील में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंग संचरित हो सकती है, परंतु वायु एवं जल में केवल अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण संभव है। उदाहरण ध्वनि तरंगे, उसके बाद ये सब तरंगे हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों तरंगों का निरूपण के बारे में। तरंगों के निरूपण के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों चलिए बातों को बताते हैं जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए तरंगों के निरूपण के बारे में हम बताते हैं। तो तरंगों को निरूपित करने के लिए कुछ राशियां का वर्णन किया जाता है जो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग आयाम के बारे में बात करेंगे। तरंग गति में किसी बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक और अधिक विस्थापित को तरंग का मध्यमान कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे तरंग का दोस्तों मध्यमान के बारे में जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, तो चलिए तरंगों के मध्यमान के बारे में दोस्तों और सारी बातों को हम बताते हैं जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो जो भी तरंग का मध्यमान होता है वो मध्यमान दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों मतलब बहुत सारी बातों को हम लोगों को जानने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में दोस्तों। ध्वनि क्या है, ध्वनि के बारे में हम चलिए आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग ऊर्जा से में संचरित होती है। यह ऊर्जा हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि की उत्पत्ति ऊर्जा के कंपन से होती है, लेकिन सभी कंपन ध्वनि नहीं करते हैं। जिस कंपनों की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है, जिन्हें हम सुन सकते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब चलिए हम लोग दोस्तों ध्वनि
जो ध्वनि होता है, ध्वनि तरंगों के बारे में आप लोगों को अब जानकारी देते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में दोस्तों बातों को बताते हैं। तो ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंग होती है दोस्तों, यह एक प्रकार का यांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। ध्वनि तरंगे यांत्रिक होने के कारण दोस्तों इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अतः यह सभी माध्यमों में संचरण कर सकती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि माध्यम अनुप्रस्थ होता है, अर्थात वायुमंडल नहीं रहता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग अश्रव्य तरंगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अश्रव्य तरंगों के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो 20 Hz से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को हम लोग अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उन्हें बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे अश्रव्य तरंगे पैदा होती है। अब हम लोग श्रव्य तरंगों के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार श्रव्य तरंगे क्या होती है। इसके बारे में हम आप लोगों को चलिए बातों को बताते हैं। तो 20 Hz से 20,000 Hz के बीच दोस्तों आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य बहुत ही आसानी से सुन सकता है। यहाँ पे दोस्तों जो श्रव्य तरंग होता है, श्रव्य तरंग को मनुष्य जो होता है वो बहुत ही आसानी से सुन लेता है। और अगर दोस्तों जो ध्वनि की आवृत्ति 20,000 Hz से ऊपर चली जाती है तो मनुष्य उस प्रकार के ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। इसलिए किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए यह आवृत्ति एक अच्छी आवृत्ति है।